चलो आज देखते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन तो बता दिए हैं, सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिकल इक्वेशन तक बताया है, यही ना। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लिखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट में लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेकेंड में लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, पहले समझो। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और अगर स्पीड वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल का मतलब समझ में आता है, जैसे 2 × t, यह स्पीड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड भी क्या होगा, वेरी करेगा, है ना। तो अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस तरह के सर्कुलर मोशन का नाम होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखो व्हेन पार्टिकल मूविंग ऑन circular path, when particle moving on circular path with variable speed, then motion of particle is known as non-uniform circular motion। non-uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ पर तो उस तरह के मोशन का नाम क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर ना। अब समझो, इसमें समझते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो बताए थे कि इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये हो गया, सेंटर को क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और मान लो यहाँ पर पार्टिकल है, ये दोनों को लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसका नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर पर वेलोसिटी कैसे होता है, टेंजेंशियली या परपेंडिकुलरली, यही ना। ये वेलोसिटी है। वेक्टर फॉर्म में बताओ वेलोसिटी कितना लिखते हैं, लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में बताए थे, ओमेगा क्रॉस
आर बताए थे ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तुम लोग को डिफरेंशिएशन याद है यू इंटू वी का, y इज इक्वल टू बताए थे यू इंटू वी। बताओ तो फार्मूला क्या होता है डी वी बाई डी एक्स का, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस बी डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन छोड़ देना है, डिफरेंशिएट करना है सेकेंड को, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ देना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट को। तो इसको अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तुम लोग जानते हो कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना लिखेंगे डी वी बाई डी टी। ये दो फंक्शन है ना, कौन सा, यू इंटू वी। तो यू इंटू वी का वहाँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, हो गया। डिफरेंशिएट कर देते हैं सेकेंड को, तो आर को डिफरेंशिएट करो डी आर बाई डी टी प्लस, अब किसको छोड़ देना है, सेकेंड फंक्शन को छोड़ देना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका ऑर्डर नहीं चेंज करते हैं, जो जहाँ पर रहता है वहीं पर उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन को छोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट को। तो देखो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर लिखेंगे ना, ऐसे आई बात समझ में, लिखो यहाँ तक, हो गया। कहाँ आर नहीं है, क्योंकि जानते हैं ना कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, जो जहाँ है वहीं पर डिफरेंशिएट करना होगा। आ रहा है समझ में। तो जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसका पोजीशन नहीं चेंज करना है, जो जहाँ पर है वहीं पर डिफरेंशिएट होगा, ठीक ना। देखो डी वी बाई डी टी क्या पढ़े हो, एक्सेलरेशन। तो इसको लिख देते हैं एक्सेलरेशन, ओमेगा हो गया, छोड़ दो, डी आर बाई डी टी। पोजिशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है जानते हो, क्या, वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हो गया, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, कल ही तो बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए हैं आपको, क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गया, यही ना, एक इस डायरेक्शन में अच्छा, ये दोनों, अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये दोनों भी क्या है, एक्सेलरेशन का ही टर्म है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताए हैं, क्या क्या कहता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, क्लियर ना। चलो तो पहले इतना लिख लो, हो गया यहाँ तक। चलो देख के बताओ, यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस किधर होता है, बाहर की ओर। तो अगर पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर की ओर होगा,
बताए थे ना राइट हैंड थंब रूल से। इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्ल करो। थंब का एडवांसमेंट किधर जा रहा है? आउटसाइड। और आउटसाइड में कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। तो यहाँ फिगर देख करके बताओ आई कौन सा डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? आई कैप में, एक्स एक्सिस में। वी कौन सा डायरेक्शन में है? और ओमेगा बताओ तो कौन सा डायरेक्शन में है? ठीक है। अब समझते हैं कि ए जो वेक्टर है वह किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है ना? तो इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ओमेगा क्रॉस वी करने से। तो इधर से हम देखते हैं, ये रफ में लिखना है ना? ये रफ वर्क होगा। तो ओमेगा क्रॉस वी करते हैं। तो बताओ ओमेगा कौन सा डायरेक्शन में? यहाँ दिया हुआ है ना, के कैप। और वी कौन सा डायरेक्शन में है? के क्रॉस जे क्या जानते हो? ये वाला सर्कल बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट में, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये बताओ के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई कैप। मतलब ये जो वेक्टर है वह माइनस आई कैप के तरफ है। और यहाँ से बताओ माइनस आई कैप किधर होगा? इधर तो आई कैप है, तो माइनस आई कैप इधर की ओर हुआ ना, और इधर की इस डायरेक्शन में। तो ये तो सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वह सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होता है। कौन सा पाथ, कौन सा टर्म? ओमेगा क्रॉस बी। इसीलिए इस टर्म का नाम, एक्सेलरेशन तो है ही लेकिन डायरेक्टेड किधर क्यों रहे? सेंटर के तरफ। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ लिखते भी चलते हैं, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस सेकेंड वाला टर्म देखते हैं कि किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो ये अल्फा क्रॉस आर है। बताओ, आपको बताए थे ना कि अल्फा का डायरेक्शन जो होता है ओमेगा के डायरेक्शन में होता है या उसके अपोजिट में होता है। ओमेगा अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? ओमेगा के डायरेक्शन में। और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट में, यही ना? तो अभी मान लो कि अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के ही डायरेक्शन में है, तो कौन सा कैप लिखेंगे बताओ? और आर कौन सा है? अब ये बताओ के क्रॉस आई क्या हो गया? के क्रॉस आई जे कैप। जे कैप में मतलब इधर की ओर डायरेक्टेड हो गया। या फिर ऐसे भी तो कह सकता है कि इसका तो ओमेगा के अपोजिट में भी हो सकता है। तो अपोजिट में होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस के कैप क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप, है ना? के क्रॉस आई क्या होता है? जे। अब माइनस आगे लगा है तो माइनस। मतलब ए वाला जो टर्म है ना उसका डायरेक्शन या तो इधर की ओर है या तो इधर की ओर है। और ये जो है इस सर्कुलर पाथ पर क्या है? टेंजेंट है ना? टेंजेंट तो पढ़ाए थे ना कि ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन सिर्फ इस पॉइंट को टच करेगा। तो ये वाला जो टर्म है ना वह टेंजेंट के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन का नाम क्या देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक लिखो, पहले सब लिखो तो बढ़िया से हो गया। चलो आगे बढ़ें। देखो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसका एक्सेलरेशन का कितने कंपोनेंट होंगे? दो। कौन कौन? सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल, है ना? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। लिखो, इसको लिखो दो। व्हेन particle is in non-uniform
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then acceleration has two component. Acceleration has two components. फर्स्ट में लिखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहला कौन सा हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हो गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखो। द एक्सेलरेशन which directed toward center of circular path, center of circular path is known as सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो सेंटर की तरफ होता है, ये होता है टेंजेंशियल और ये हो गया सेंट्रीपिटल। टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं ना उसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आगे पॉइंट करके लिख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज कौन सा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एक्सेलरेशन। हो गया। इधर मिटा रहे हैं, इधर वाला है ना कॉपी में, याद रखना। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे टर्म लिखवाना है। चलो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और क्या कहते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट इज गिवन एज। कैसे लिखे हैं देखो तो, फर्स्ट वाला टर्म कितना लिखे हैं? ओमेगा क्रॉस भी। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? वेक्टर फॉर्म में। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और भी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना? अब ये बताओ ओमेगा और भी के बीच में कितना एंगल है? जैसे यहाँ पर आर ऐसे था ना, और भी इस डायरेक्शन में था, और ओमेगा किधर की ओर था? आउटवर्ड डायरेक्शन में ना। तो ओमेगा ऐसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया ओमेगा। तो ओमेगा और भी के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। तो इसको ब्रेक करो। ए क्रॉस बी का तो फार्मूला आता है ना, क्या होता है? ए बी साइन थीटा। कितना होता है? तो उसी तरह से इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिखेंगे? ओमेगा भी साइन थीटा लिखेंगे ना, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो AC जो हो गया वह कितने के बराबर हो गया? ओमेगा इंटू वी, यही ना? ओमेगा इंटू वी।
तो इस फॉर्म में भी याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू वी, या फिर देखो सिंस v इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, ओमेगा इंटू आर पढ़ाए थे ना। तो देख लो पहले, या लिखना बाद में। देखो v यहाँ से ए सी ओमेगा हो गया, v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर कितना हो जाएगा, दो ओमेगा ना हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू आर ऐसे लिखेंगे ना। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा कितना, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एसरेशन। तो ये भी फार्मूला सेंट्रीपिटल एसरेशन का याद रखना है, ये भी याद रखना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से अगर ओमेगा लिखना होता तो क्या लिखते बताओ, v बाई आर। तो यहाँ भी तो रख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर ओमेगा के जगह पर हाँ, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ भी आर है, तो ये तो कट गया। तो बताओ सेंट्रीपिटल एसरेशन का एक और फार्मूला मिला, वी स्क्वायर बाई। तो सेंट्रीपिटल एसरेशन का 3 फार्मूला हो गया, ओमेगा इंटू वी, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर, जिसमें ये दोनों फार्मूला जो है वह ज़्यादा यूज होता है, इसलिए याद रखना उसको। इधर हो गया ना। हो गया। समझो, सेंट्रीपिटल के बारे में और भी लिखते हैं 2-4 पॉइंट, मिटा दे सब। देखो सेंट्रीपिटल एसरेशन कल किधर क्यों डायरेक्टेड होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड होगा सेंटर की तरफ। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेंट्रीपिटल एसरेशन मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन always directed toward center of circular path, center of circular path। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, हमेशा सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ रहेगा, सेंटर तो इधर है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ रहेगा तो सेंटर के तरफ डायरेक्टेड, पार्टिकल यहाँ रहेगा तब सेंटर के तरफ डायरेक्टेड, पार्टिकल यहाँ रहेगा तब सेंटर के तरफ डायरेक्टेड, पार्टिकल यहाँ रहेगा तब सेंटर के तरफ डायरेक्टेड। तो ये बताओ, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स्ड है कि वेरी कर रहा है? फिक्स्ड है। किधर क्यों रहे, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ तो वर्टिकल में आ गया, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल में आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स्ड है कि वेरी कर रहा है? और वेक्टर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर ना। तो वेक्टर में 2 चीज़ होता है, कौन कौन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ, वेक्टर चेंज कर जाता है कब, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या डायरेक्शन चेंज कर जाए या दोनों ही चेंज कर जाए। तो ये बताओ, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वह कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है?
क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज always variable. Centripetal acceleration is always variable, है ना, हमेशा वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? तो ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंज, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज कर रहा है। हो गया? चलो, तो मैग्नीट्यूड समझ गए। मैग्नीट्यूड कितना हुआ? v²/r या फिर ω²r या फिर ओमेगा इंटू बी। डायरेक्शन किधर क्यों हो गया? ऑलवेज सेंटर के तरफ, है ना। लेकिन ऑलवेज सेंटर के तरफ है, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ये किसके कारण डेवलप करता है? तो समझो, यहाँ जो डेवलप जो करेगा वह किसके कारण डेवलप करेगा? ये देखो, ये AC जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? ω×b। ओमेगा का डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, देखो ऐसे, है ना, चाहे स्लो मूव करे या फास्ट मूव करे, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है मतलब ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है ना। तो देखो, वेलोसिटी में दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज करता है क्योंकि स्पीड बदलता रहता है ना, किसमें? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो स्पीड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है। तो यहाँ दोनों वेरिएबल है। यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो डेवलप करता है वह वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण डेवलप होता है। किसके कारण डेवलप होता है? अरे वेलोसिटी में दो चीज़ है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का नाम क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड भी यहाँ नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल है और डायरेक्शन भी, है ना। तो यहाँ पर लिख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप करता है। ठीक है, हाँ समझ में। तो इतना बात याद रखना है सेंट्रीपिटल के लिए। सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट आगे लिखो, दूसरा कौन सा कंपोनेंट था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिखो, सेकेंड वाला लिखो, सेकेंड में लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यह हमेशा सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पर डायरेक्टेड, टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। लिखो, द एक्सेलरेशन which always directed tangentially to the circular path, tangentially to the circular path, then
acceleration is known as tangential acceleration. Tangential acceleration हो गया. लिखो इट इज गिवन बाय कितना लिखे थे याद करो तो, अल्फा क्रॉस आर ना, अल्फा क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड लिखो. तो बताओ अल्फा और आर के बीच में कितना एंगल, अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में गया था ना, इधर आर का डायरेक्शन और ऐसे घूम रहा है, तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा. तो ये दोनों के जो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो इसको ब्रेक करो, अल्फा और एक मिनट, चलो देखो, अल्फा आर साइन 90, यही ना. साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आर. एक फार्मूला तो ये हो गया. दूसरा देखो, देख लो पहले, 80 इज इक्वल टू अल्फा को क्या लिखते हैं डी ओमेगा डी टी इंटू आर. तो 80 जो हो जाएगा वह डी बाई डी टी, ओमेगा आर को एक साथ लिख दो, लिख सकते हैं. तो ये बताओ v इज इक्वल टू कितना लिखते थे ओमेगा आर. तो यहाँ पर ओमेगा आर के जगह पर भी लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा डी वी बाई डी टी. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दो फार्मूला, अल्फा इंटू आर, अल्फा जानते हो ना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और डी वी बाई डी टी, वी क्या है स्पीड है ना. लिखो यहाँ तक. चलो हो गया. चलो आगे. तो यहाँ पर अब डायरेक्शन समझते हैं. लिखो तो डायरेक्शन, डायरेक्शन लिख लो. लिखो आगे, डायरेक्शन इसका देखते हैं. डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंट के तरफ होता है ना, ऑलवेज किधर की ओर होता है टेंजेंट के तरफ. तो टेंजेंट में तो दो तरीके से होगा. देखो लिखो, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज in tangential direction, tangential its direction always in tangential direction, है ना. तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में दो तरीके से होगा, समझो. जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो बताओ कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में. अगर ऐसे जाएगा तो ऐसा ही ना होगा. अब टेंजेंट तो या तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है. तो कब वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा, कब वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना. तो पहला में अगर स्पीड इंक्रीज करता रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में हो जाएगा. कब, जब स्पीड इंक्रीज करता रहेगा.
तो यहाँ लिख लो इफ स्पीड इंक्रीजिंग, ऐसे दिखा दो, देन AT डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, AT डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? वेलोसिटी के। हो गया। आज सेकंड देखो, अगर स्पीड डिक्रीजिंग होगा तो देखो, अगर ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी तो हमेशा ऐसे ही डायरेक्टेड होगा, और अगर स्पीड डिक्रीजिंग होगा तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वह वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट। तो इसको लिखो, इफ स्पीड डिक्रीजिंग देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी। हो गया? आ रहा है समझ में? अब ये बताओ कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल, क्योंकि अगर यहाँ रहेगा तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, यहाँ रहेगा टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, यहाँ रहेगा टेंजेंट ऐसे होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ऑलवेज क्या हो जाएगा? वेरिएबल। लिखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is tangential acceleration is tangential acceleration is always variable, tangential acceleration is always variable। ठीक है, ऑलवेज वेरिएबल हो जाएगा ये। हो गया? ठीक है, चलो अब ये बताओ कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन का कितने कंपोनेंट है? दो। कौन कौन? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, है ना? दोनों को हम यहाँ दिखाते हैं। टोटल एक्सेलरेशन लिखो, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। मान लो यहां पर स्पीड इंक्रीजिंग का फिगर बना रहे हैं, स्पीड इंक्रीजिंग का। मान लो ऐसे पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा? इसी डायरेक्शन में ना। और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा? वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में। ऐसे हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही ना? अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की ओर डायरेक्टेड होता है? सेंटर की तरफ। ये तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ये दोनों का रिजल्टेंट करना है तो इसको पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं ना। और ट्रायंगल लॉ से बताओ तो ए के हेड पर AC का टेल है, तो इसका रिजल्टेंट कौन देगा? इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। तो नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह क्या लिख सकते हैं बताओ? ये जो हो गया वह 80 प्लस लिख सकते हैं ना। और अगर इसका मॉड निकालना होगा तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर प्लस, तो ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया।
कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लिखो यहाँ तक। फास्ट लिखो। हो गया? चलो देखो अब समझो, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ मान लो थीटा एंगल बनाता है, लिखो तो, इफ एक्सेलरेशन मेक्स एंगल थीटा विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, मेक्स एंगल थीटा विथ वेलोसिटी लिख देते हैं, विथ वेलोसिटी, देन बताओ तो यहाँ टेन थीटा कितने के बराबर लिख सकते हैं? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर हो गया AC बाई 80, लिख सकते हैं ना? तो ये भी फार्मूला याद रखना है, और ये टोटल एक्सेलरेशन कितना होता है ये भी याद रखना है। क्लियर है? आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलो दूसरा फिगर बताओ, बनाओ तो, अगर स्पीड डिक्रीजिंग होगा तो, इफ स्पीड डिक्रीजिंग, जब स्पीड डिक्रीज करेगा, जैसे मान लो पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, तो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन स्पीड डिक्रीज करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो किधर की ओर हो जाता है? वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी के अपोजिट हो गया। सेंट्रीपिटल तो बताए थे कि ऑलवेज किधर की ओर डायरेक्टेड होता है? सेंटर की तरफ। अब इसको पैरेलल शिफ्ट करा दो, यहाँ बताओ, यहाँ पैरेलल ऐसे शिफ्ट करा देना, ये तो AC हो जाएगा। बताओ यहाँ रिजल्टेंट कौन होगा? रिजल्टेंट, हाँ, AT का टेल AC के मिलाने जो वाला वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि A जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा A, वह कितने के बराबर लिखा जा सकता है? AC प्लस AT, पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मॉड कितना हो जाएगा? तो मॉड का मतलब ये वाला लेंथ, यही ना, तो ये तो पाइथागोरस से निकल जाएगा। बता कितना हो जाएगा? AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो दोनों में तो ये सेम ही मिला। अब ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा कितने के बराबर लिख सकते हैं? AC बाई 80। लेकिन ये वेलोसिटी के साथ नहीं बना रहा है, वेलोसिटी के साथ कौन बनेगा? समझ में आ रहा है? कौन बनेगा? ए वाला। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 180 माइनस थीटा। हाँ, यहाँ जो थीटा बनेगा वह किसके साथ बनेगा? एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, यही ना? चलो लिखो पहले इतना, या फिर देख लो, यहाँ से देख लो पहले, उसके बाद लिखना। इफ एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा बताओ? AC बाई 80, और ये बताओ तो
कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बन जाएगा? 180 180 माइनस, हाँ, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना? 180 माइनस, लिखो पहले इतना, फिर क्वेश्चन इसमें समझाते हैं। चलो देखो, समझो अब, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे पहचान में आएगा? अगर पार्टिकल का स्पीड वेरिएबल वेरिएबल होगा तो कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही ना? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कौन कौन? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? AC इज इक्वल टू V² या फिर ω² इंटू R। ये किसके कारण डेवलप करेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण। किसके कारण? वेलोसिटी का डायरेक्शन। और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू R या फिर dV/dt, यही ना? अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण डेवलप करेगा? स्पीड में चेंज होने के कारण। किसमें? अच्छा लिख लो, एक पॉइंट ये शायद छूट गया था, लिखो इसमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लिख लो एक लाइन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू tangential acceleration developed due to change in a speed, change in a speed, that is change in magnitude of, change in magnitude of velocity vector, change in magnitude of velocity vector, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हो गया? चलो अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? A इज इक्वल टू √AT² प्लस, AC स्क्वायर और tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? AC/80, ये ना? जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक्यूट एंगल बनता है कि ऑब्टूज बनता है? एक्यूट, यही ना? और जब स्पीड डिक्रीज करते रहता है तो ऑब्ट्यूज। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन इस पर लिखवाते हैं। लिखो, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन circular path, circular path of radius 1 meter with a speed V is equal to 20 meter per second, then find, A में लिखो acceleration of particle at t is equal to 1 सेकेंड, और बी पार्ट में लिखो फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन मेक्स एंगल
45 डिग्री with velocity, with velocity। चलो समझो, इसका सॉल्यूशन समझो। कैसा स्पीड से जा रहा है, v इजिकल टू 2t। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। कैसा सर्कुलर मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन होगा तो इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? तब तो सेंट्रीपिटल तो इधर होता है और वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? तो नेट एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? ये तो ऐसी हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन तो यही होगा ना। तो नेट एक्सेलरेशन कितने के बराबर लिखेंगे? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। हाँ, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले AT निकाल लेते हैं। तो AT का फार्मूला पढ़े हो ना, dv/dt। अभी कितना दिया हुआ है 2T। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलेगा ना। तो AT जो हो गया वो कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? टेंजेंशियल। अच्छा, सेंट्रीपिटल का फार्मूला आता है तुमको? कितना? v²/r। तो v कितना मिला हुआ, v कितना दिया हुआ है? 2T। तो ये लिखो 2t का स्क्वायर, और r कितना दिया है? रेडियस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 40 स्क्वायर, यही ना। तो अब एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AT का वैल्यू कितना है ये बताओ? 2। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बताओ 40 स्क्वायर। 40 स्क्वायर का स्क्वायर। तो A कितना मिला ये बताओ? 4 प्लस 16 t⁴। कब चाहिए था तुमको? 1 सेकेंड पर। तो एट t = 1 सेकेंड इसमें डालो। A जो हो गया कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16। t 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अंडर रूट 20। 20। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 लिख सकते हैं ना। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना मिला? 2√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? लिखो पहले इतना। चलो बी पार्ट देखो, तो बी पार्ट ये तो हो गया ना। बी पार्ट समझो। तो बी पार्ट में कह रहा है कितने टाइम में कितना एंगल बनाया लगा? 45। मतलब यही वाला 45 बोल रहा है ना। तो tan θ = कितना जानते हो? AC/AT बताए थे तुमको। तो ये tan 45 डिग्री हो गया। AC का वैल्यू निकाले हो, कितना निकाले हैं? 40 स्क्वायर। और AT का वैल्यू कितना निकाले हो? 2। और tan 45 का वैल्यू जानते हो ना? 1। ये तो कट जाएगा ऐसे, तो 2t स्क्वायर हो गया। तो ये बताओ t स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। तो t का वैल्यू बताओ 1/√2 सेकेंड, ये ना। अच्छा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1/√2 का वैल्यू तो जानते हो 1.414 होता है, और इसका वैल्यू जानते हो कितना होता है? 0.7 के आसपास लगभग। चलो बना जल्दी से। चलो, तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन पढ़े हम लोग? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अब पढ़ेंगे सेकंड में, लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
जब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका मोशन का नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो, व्हेन पार्टिकल moving with constant speed on circular path then motion is known as uniform circular motion. Motion is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो अब समझते हैं इसमें। स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लिखते हो? dv/dt लिखते हैं ना, तो ये वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। लिखो, यहाँ पर लिख लो, व्हेन पार्टिकल is uniform circular motion, then tangential acceleration is 0. Then tangential acceleration is 0। हो गया? कैसे 0 हुआ? तो मैथमेटिकली यहाँ दिखा देना। तब तो एक ही कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का। कौन सा? सेंटीग्रेड। वो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण हो रहा है। और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जाएगा तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी का हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डेवलप होगा। तो लिखो, इन दिस मोशन acceleration has only one component, which is क्या? सेंट्रीपिटल। which is सेंट्रीपिटल। कैसा होगा ये? सेंट्रीपिटल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े? चलो, तो इसमें तो एक ही एक्सेलरेशन हो गया, सिर्फ कौन? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड कितना बताए हैं? ओमेगा स्क्वायर आर या फिर बी स्क्वायर बाई आर, या फिर एक और बताए थे ओमेगा इंटू वी। तो याद रखना है सब, है ना? अब हम लोग कंपेयर करके समझ लेते हैं दोनों में मोशन में क्या क्या कांस्टेंट रहा और क्या वेरिएबल हो गया, है ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखो, नोट करके इस बात को लिख लो। लिखो यहाँ पर ऐसे करके लिखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला पॉइंट बताओ, स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट, ये ना? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल हो जाएगा? वेलोसिटी में दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्पीड उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा ना।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। हाँ लिखो, वेलोसिटी जो होगा वो होगा वेरिएबल, स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा, मोमेंटम जानते हो? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू, हाँ ऐसे लिखते हैं, एम इंटू बी, है ना? तो बताओ, भी तो वेरिएबल है, इसीलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल। फोर्थ में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या लिखते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर, यही ना? हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट भी, इसमें वेलोसिटी है या स्पीड है? बताए थे स्पीड है ना, तो स्पीड तो यहाँ कांस्टेंट ही है, मास कांस्टेंट हो गया, टू कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पूछते रहता है, याद रखना। एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन हो जाएगा वेरिएबल, हो गया। अब यही सब बात जो है वह नॉन यूनिफॉर्म में देख लो। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, V इज इक्वल टू कितना लिखते हो? ओमेगा इंटू आर लिखते हैं ना? तो अगर ओमेगा लिखे तो कितना लिखेंगे? V बाई आर, ठीक है? जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर की होगा? ओमेगा का आउटवर्ड होगा ना, डायरेक्शन किधर हो जाएगा? और ओमेगा जो है, देखो यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या हो गया? इसका डायरेक्शन भी तो बाहर की ओर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा कितना लिखते हो? डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ज़ीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? इतना बात यूनिफॉर्म में याद रखना है। अब यही सब टर्म देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में देखो, स्पीड बताओ, स्पीड क्या रहता है? वेरिएबल ना, तो स्पीड हो गया वेरिएबल, वेलोसिटी तो वेरिएबल रहेगा ही। तीसरा मोमेंटम वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल। पांचवा एक्सेलरेशन तो वेरिएबल रहेगा हमेशा। सिक्स्थ एंगुलर वेलोसिटी देखो, भी तो वेरिएबल हो गया,
तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और सातवां एंगुलर एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है ना, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि भी कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो लिख लो मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल। हो गया। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं।